Hello kids. In our last lecture we have discussed interconversion of state of matter. Solid से liquid, liquid से gas कैसे convert किया था हमने, कैसे होता है temperature change करने से. Actually state conversion कैसे हो रहा है, solid liquid gas में main उसके constituent particles में क्या difference है, उसके जो constituent particles हैं उनके बीच का intermolecular space कम ज़्यादा difference वो है. तो हम उस डिफरेंस को चेंज करने से स्टेट चेंज कर सकते हैं. उसके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस को चेंज करने से हम उसका स्टेट चेंज कर सकते हैं. तो एक तरीका ये है कि आप टेम्परेचर बढ़ाएं, काइनेटिक एनर्जी दें उनके पार्टिकल्स को ताकि वो अपने बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करे या फिर उसको कम करे और दूर जाए एक दूसरे से, या फिर कूल डाउन करने पे वो पास आए. तो एक तरीका था टेम्परेचर चेंज करने का. क्या ये तरीका भी पॉसिबल है कि आप टेम्परेचर के बजाय प्रेशर चेंज करें, उसमें प्रेशर डाल के एक दूसरे मॉलिक्यूल्स को या एक मैटर के पार्टिकल्स को एक दूसरे के क्लोजर लाने की कोशिश करें और उसका स्टेट चेंज हो जाए? क्या ये पॉसिबल है? यस, ये भी पॉसिबल है. दैट मीन्स प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों चेंज करके आप स्टेट ऑफ मैटर चेंज कर सकते हैं. तो टेम्परेचर चेंज हम लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो हम इस लेक्चर में इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर देखेंगे कि स्टेट कन्वर्जन में चेंज ऑफ प्रेशर कैसे काम करता है. तो वी हैव टेकन अ सिलेंडर हियर एंड वन पिस्टन. इट्स अ एयर टाइट कंटेनर एंड ये पिस्टन है एयर टाइट. आप सी यहाँ पे मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, कोई गैस हमने यहाँ पे ली है, उसका हम उस गैस के ऊपर प्रेशर हाई कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं. दैट मीन्स उसको कंप्रेस कर रहे हैं. तो हम उसको कंप्रेस कर रहे हैं, पिस्टन और नीचे आया, वो और कंप्रेस हो गया, मॉलिक्यूल्स और पास में हो गए, और पिस्टन हमने नीचे प्रेस किया तो आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं मैटर के वो और क्लोजर आ गए हैं. तो इस तरह से गैस कंप्रेस हो गई है. और हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि गैस की कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, वो बहुत अच्छे से कंप्रेस हो सकती है क्योंकि उनके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस उनके बीच में बहुत ज़्यादा है, उनको स्कोप है कंप्रेस होने के लिए, एक दूसरे के क्लोजर आने के लिए. कि तो इस तरह से हम प्रेशर चेंज करके, टेम्परेचर चेंज करके स्टेट चेंज कर सकते हैं. जैसे कि हमने एग्जाम्पल पढ़ा भी था LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसमें हम खाना बनाते हैं, हमारे कुकिंग के लिए जो यूज़ होता है. उस सिलेंडर में जो गैस है वो इसी तरह से कंप्रेस्ड करके उसे लो टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है. लो टेम्परेचर पे क्यों? ताकि उसकी काइनेटिक एनर्जी कम रहे उसके पार्टिकल्स की और उसके पार्टिकल्स ज़्यादा वाइब्रेट ना करें. वी नो दैट कि पार्टिकल्स आर ऑलवेज मूविंग और वाइब्रेटिंग, दे आर नेवर एट रेस्ट. तो हम जितना उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे उन पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, और वो फास्ट मूव करने लगेंगे और सिलेंडर की वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे. तो उसके बस्टिंग के चांसेस हो जाएंगे, वो बहुत प्रेशर लगाएगा वॉल्स पे, है ना. तो इसीलिए लो टेम्परेचर पे कंप्रेस्ड गैस को फिल किया जाता है. LPG के केस में, सेम CNG के केस में, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के, और आप बोले तो ड्राई आइस जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये सब लो टेम्परेचर पे हाई प्रेशर से कंप्रेस की हुई गैसेस होती है. तो इस तरह से भी उसका लिक्विड फॉर्म में ले आते हैं, या गैस को या कार्बन डाइऑक्साइड को सॉलिड फॉर्म में ले आते हैं. तो इस तरह से लो टेम्परेचर पे कंप्रेस्ड करके गैसेस को हम स्टोर करते हैं. बट लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ प्रेशर कुकर. प्रेशर कुकर में क्या होता है, जब हम गर्म करते हैं, खाना बनाते हैं प्रेशर कुकर में, दाल बनाते हैं, आपने विसल सुनी होगी. उसमें विसल का अरेंजमेंट लगाया इसलिए जाता है क्योंकि हम नीचे से उसे हीट सप्लाई करते हैं. तो उसके अंदर का जो वाटर है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होता जाता है, वो लिक्विड गैस में कन्वर्ट होती जाती है, उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है. तो अगर उसमें वो विसल का अरेंजमेंट नहीं होगा देन इट विल बस्ट हो जाएगा वो, क्योंकि उसके वॉल्स पे, कुकर के वॉल्स पे वो कंटिन्यूसली प्रेशर एक्सर्ट करेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है क्योंकि उन पार्टिकल्स की. इसीलिए वो विसल का अरेंजमेंट होता है, वो अपने आप उस विसल को प्रेस करके वहाँ से गैस निकल जाती है जब अंदर सफिशिएंट प्रेशर बिल्डअप हो जाता है. तो दिस इज द वे, इट्स वेरी सिंपल. सो लेट्स टेक अनदर टॉपिक. सो किड्स, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि
लिक्विड से गैस कन्वर्जन होता है जब, उस प्रोसेस को हम वेपराइजेशन और एवोपोरेशन बोलते हैं. द प्रोसेस इन विच एनी लिक्विड सब्सटेंस कन्वर्टेड इनटू गैस इज कॉल्ड वेपराइजेशन और एवोपोरेशन. सो क्या डिफरेंस है? इसमें भी लिक्विड से गैस कन्वर्जन हो रहा है, इसमें भी लिक्विड से गैस कन्वर्जन हो रहा है. ठीक है, तो डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस ये है, लाइक सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल, इफ वी आर बॉइलिंग वाटर, तो हम जब वाटर को उसको हीट अप करते हैं, वो अपने बॉइलिंग पॉइंट को, उसका टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते वो अपने बॉइलिंग पॉइंट को रीच कर जाता है. वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और 373 केल्विन होता है. तो जब वो उस टेम्परेचर को रीच कर जाता है बॉइलिंग पॉइंट, फिर उसके ऊपर वो उसके वाटर वेपर्स बनने लगते हैं, स्टीम बनने लगती है. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड वेपराइजेशन, नॉट एवोपोरेशन. ठीक है, बट लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल जिसमें लाइक जो हमारे क्लाउड फॉर्मेशन होता है, जो अभी हमारी वाटर बॉडीज होती है अर्थ पे, जैसे कि सी, ओशंस, रिवर्स, पॉन्ड्स, उसका जो वाटर है वो एवपोरेट होके उसका जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट होके, वेपर्स में कन्वर्ट होके जाके और फिर कंडेंसेशन होके वो क्लाउड्स फॉर्म करते हैं. हमने उस वाटर को बॉयल नहीं किया, हम उसे टेम्परेचर इतना नहीं दे रहे हैं कि उसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट को रीच करे, फिर भी उसमें एवोपोरेशन हो रहा है, फिर भी वो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रही है. तो वो जो प्रोसेस हो रहा है दैट इज एवोपोरेशन, not vaporization. So the basic difference between evaporation and vaporization is evaporation takes place below boiling point. ठीक है, बिलो बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट रीच करने से पहले ही एट एनी टेम्परेचर जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होती है उसे एवोपोरेशन कहते हैं. लेकिन लिक्विड को हम बॉईल करें, उसे हीटअप करें, उसको हम एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करें, हीट एनर्जी प्रोवाइड करके उसको बॉइलिंग पॉइंट तक रीच करें, और उसके बाद अबव बॉइलिंग पॉइंट जो लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगी, उस प्रोसेस को हम वेपराइजेशन बोलेंगे. सो वेपराइजेशन टेक्स प्लेस अबव boiling point. Boiling point is of any liquid is the temperature at which it starts boiling. Okay, and the second difference is evaporation कैसे होता है? लाइक आपने एक ओपन बोल में वाटर फिल अप किया है, ये आप इसे ओपन छोड़ दीजिए, एक दिन में थोड़ा पानी का लेवल कम हो जाएगा, फिर थोड़ा कम हो जाएगा. तो इस तरह से क्या हो रहा है, लेकिन जो पार्टिकल्स हैं वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहे हैं. वो कौन से पार्टिकल्स हैं? वो पार्टिकल्स पहले कन्वर्ट होते हैं जो सरफेस पे होते हैं. जो सरफेस पे पार्टिकल्स होते हैं उनको अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी है और फिर उसे गैस में कन्वर्ट होना है. तो वो काइनेटिक एनर्जी वो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है, जो हीट है, उसको एब्जॉर्ब करते हैं और फिर वो वेपर में कन्वर्ट होते हैं. दैट मीन्स पहले आपका सरफेस का पार्टिकल्स एवोपोरेट होता है. बट व्हाट अबाउट वेपराइजेशन? वेपराइजेशन में आपने एक बोल में वाटर फिल अप किया और उसको हीटअप किया. तो क्या होगा, हीटअप करने में सरफेस के पार्टिकल्स, नीचे के पार्टिकल्स सारे के सारे हीट एब्जॉर्ब करते हैं. यहाँ से सबकी एनर्जी बढ़ती है, सारे पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ती है और वो एवोपोरेट होते हैं. दैट मीन्स ये इस सरफेस का वाटर जब एवोपोरेट हो जाएगा, उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर नीचे वाली होगी फिर वो एवोपोरेट होगी, फिर नीचे वाली, लाइक दैट. सो इट्स अ सरफेस फेनोमेना. एवोपोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेना. Okay, whereas your vaporization is
बल्क फेनोमेना। ओके, ये सरफेस फेनोमेना है, सरफेस पे होता है। ये आपका बल्क फेनोमेना है। ऑल टुगेदर पूरा जो आपका वाटर है, पूरा जो आपका लिक्विड है, उसका पूरे पार्टिकल्स उस वेपराइजेशन के प्रोसेस पे पार्टिसिपेट करेंगे और एवोपरेशन के प्रोसेस में सिर्फ सरफेस के पार्टिसिपेट करेंगे। एक और डिफरेंस हम बता सकते हैं, वैसे ये दीज टू आर द मेन टेक्निकल डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू प्रोसेसेस। एक और डिफरेंस आप बता सकते हैं कि एवोपोरेशन कॉजेस कूलिंग वेयर एज वेपराइजेशन डजंट कॉजेस कूलिंग। व्हाई? देखो, आप जब इसको बॉईल करते हैं, एवोपोरेशन होता है, पानी गर्म हो जाता है, हीटअप हो गई, ऑब्वियसली हम उसे बॉईल कर रहे हैं, गर्म हो रहा है। जब पूरे वाटर ने बॉइलिंग पॉइंट रीच कर लिया, उसके बाद ही एवोपोरेशन हो रहा है। बॉइलिंग पॉइंट रीच कर लिया मतलब वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो आ गया, वो वाटर गर्म है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर गर्म है, फील होगा हमें गर्म। लेकिन जब एवोपोरेशन होगी, वो वाटर हमें उल्टा और ठंडा फील होगा, उसमें कूलिंग आ जाएगी, इसमें कूलिंग आ जाएगी, लेकिन इसमें ये हीटअप हो जाएगा। तो इसमें कूलिंग क्यों आ जाती है? क्योंकि हमने इसे कोई एक्सटर्नल हीट इधर से हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इधर हम कोई एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो इसको हीट कहाँ से लेनी पड़ रही है? ये हीट अपने सराउंडिंग से और अपने अंदर के पार्टिकल्स की हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, दैट मीन्स अंदर के पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी कम कर रहा है, उनकी हीटिंग एक्सट्रैक्ट कर रहा है, तो फिर उसमें कूलिंग हो जा रही है, पानी और ठंडा हो जा रहा है उसमें। तो एवोपोरेशन कॉजिंग कूलिंग causes cooling, whereas vaporation doesn't causes cooling. Okay, so these are the differences between evaporation and vaporization. So dear kids, evaporation की definition क्या दे सकते हैं हम? Evaporation is the process of converting liquid into vapors or gas at any temperature below its boiling point is called evaporation. ठीक है। अब एवोपोरेशन, रेट ऑफ एवोपोरेशन मीन्स किस स्पीड से एवोपोरेशन होगा, कितना जल्दी जल्दी वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा या कोई भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगी, वो किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। एवोपोरेशन कब फास्ट होता है, कब स्लो होता है, दैट इज रेट ऑफ एवोपोरेशन। तो एवोपोरेशन को कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग एवोपोरेशन, there are 4 factors. I will explain you one by one. It's very easy. First हम देखते हैं, सपोज हमें कपड़े सुखाने होते हैं, है ना, ड्राइंग क्लोथ्स का जो फेनोमेना है, उसमें हम क्या करते हैं? हम अगर कपड़ों को वॉशिंग मशीन से निकालें पूरा बंडल और पूरा बंडल ले जाके बाहर छोड़ दें, तो विल इट ड्राई? हम इस तरह से कपड़े सुखाते हैं क्या? नो। हम कैसे कपड़े सुखाते हैं? एक एक कपड़े को ऐसे खोल खोल के और ऐसे ऐसे फैलाते हैं, है ना। उसका क्या मतलब है? एक्चुअली हम क्यों ऐसा करते हैं? ताकि उन कपड़ों का सरफेस एरिया बढ़े, वो सरफेस एरिया बढ़े जो कि बाहर के एनवायरनमेंट से कांटेक्ट में है, टच में है। दैट मीन्स सरफेस एरिया बढ़ाने से कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? मैंने आपको बताया, एवोपोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेना। सरफेस फेनोमेना है, जितना सरफेस ज़्यादा ओपन होगा, ज़्यादा एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होगा, उतनी जल्दी जल्दी एवोपोरेशन होगा, है ना, क्योंकि वो सरफेस फेनोमेना है, सरफेस पे एवोपोरेशन होता है। दैट मीन्स सरफेस एरिया इंक्रीज करने से आपका रेट ऑफ एवोपोरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। एंड सेकेंड पॉइंट इज टेम्परेचर्स। गर्मी में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठंड के मौसम में टेम्परेचर कम होता है। तो गर्मी में कपड़े पहले सूखते हैं या ठंड में कपड़े पहले सूखते हैं? ऑब्वियसली इन समर सीजन क्लोथ्स आर ड्राइंग फास्टर, नो, एज कंपेयर टू विंटर और रेनी सीजन. So what's the factor here? Factor is temperature. That means जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, रेट ऑफ एवोपोरेशन भी ज़्यादा होगा. दैट मीन्स रेट ऑफ एवोपोरेशन इज directly proportional to surface area. Rate of evaporation is also directly proportional to the temperature.
ओके क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उसको, उस सरफेस को उतना ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए जल्दी जल्दी मिलेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और वो कन्वर्ट हो जाएगा गैस में. ओके, नाउ थर्ड पॉइंट इज ह्यूमिडिटी. What is humidity? Humidity is the amount of water vapor in the air. ठीक है, हमारे आसपास जो एयर है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ऑल्सो उसमें वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट होते हैं. उसे हम उस अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर को इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी. ठीक है, तो रेनी सीजन में हम वाटर वेपर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है एयर में, क्योंकि रेनी सीजन होता है, ऑब्वियस सी बात है, बारिश हो रही है तो एनवायरनमेंट में वाटर वेपर ज़्यादा होते हैं. तो बारिश के मौसम में कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं, है ना. क्यों? क्योंकि देखो क्या है, जब एनवायरनमेंट के पास ऑलरेडी वाटर है, एयर में जब ऑलरेडी वाटर कंटेंट है, इट विल नॉट ट्राई टू टेक मोर वाटर कंटेंट फ्रॉम योर क्लोथ्स. वो वेट क्लोथ्स में से और वाटर वेपर लेने की कोशिश नहीं करेगा. ओके, इसीलिए ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा होगी, रेट ऑफ एवोपोरेशन उतना ही कम होगा. देखो यहाँ पे एरो उल्टा हो गया, ह्यूमिडिटी ज़्यादा, रेट ऑफ एवोपोरेशन कम. दैट मीन्स रेट ऑफ एवोपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी. ओके, एंड द लास्ट पॉइंट इज विंड स्पीड. अगर आप घर के अंदर कपड़े सुखाते हैं जहाँ हवा नहीं चल रही है, आप घर के बाहर कपड़े सुखाते हैं जहाँ हवा ज़्यादा चल रही है, तो कपड़े सूख जाते हैं. रेनी सीजन में जब आप घर के अंदर ही कपड़े सुखाते हैं तो आप फैन ऑन कर देते हैं, क्योंकि फैन चलेगा, विंड स्पीड बढ़ेगी तो जल्दी कपड़े सूखेंगे. तो दैट यू नो कि विंड स्पीड के साथ क्या होता है, जब हवा चलती है ना तो वाटर वेपर्स जो एटमॉस्फेयर में है उसे लेके वो चली जाती है अपने साथ. उसकी विंड की जो काइनेटिक एनर्जी है वो लेके चली जाती है ह्यूमिडिटी. तो फिर जो एयर में ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, उस ह्यूमिडिटी को बैलेंस करने के लिए एयर फिर वेट क्लोथ्स में से वो ह्यूमिडिटी गेन करने की कोशिश करती है. इसीलिए फटाफट पानी उसमें से निकल जाता है और कपड़े सूख जाते हैं. तो दिस इज द वे विंड स्पीड अफेक्ट द रेट ऑफ एवोपोरेशन. दैट मीन्स विंड स्पीड ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ एवोपोरेशन भी ज़्यादा होगा. दैट मीन्स इन 3 फैक्टर्स पे, सरफेस एरिया, टेम्परेचर एंड विंड स्पीड पे, एवोपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट ह्यूमिडिटी, आपका रेट ऑफ एवोपोरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ह्यूमिडिटी से. एज वी हैव सीन, एवोपोरेशन कॉज कूलिंग. एवोपोरेशन से कूलिंग इफेक्ट मिलता है. बट हाउ, क्या होता है, एवोपोरेशन क्या है, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने का एक प्रोसेस है. जब लिक्विड को गैस में कन्वर्ट होना है, उसको अपने, उसके पार्टिकल्स को, उसको अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी है. काइनेटिक एनर्जी उसे कहाँ से मिलेगी, सराउंडिंग से वो काइनेटिक एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा. तो वो जो हीट एब्जॉर्ब करेगा सराउंडिंग से, तो सराउंडिंग की हीट एक्सट्रैक्ट हो जाएगी. तो सराउंडिंग की हीट कम हो जाएगी, टेम्परेचर कम हो जाएगा और सराउंडिंग कूल हो जाएगी. तो दिस इज द वे evaporation causes cooling. Actually, we can say the particles of the matter or particles of the liquid gain the heat energy from the surrounding. ठीक है, तो वो जो heat energy वो absorb कर रहा है, because of this process the surrounding loses its heat and becomes cool. Okay, examples क्या ले सकते हैं हम, like summer season में हमें we perspire. तो प्रेस्पिरेशन क्या होता है, जब हमें स्वेटिंग होती है, जब हमें बहुत गर्मी लगती है, हमारे स्किन में एक, हमारी बॉडी का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमें स्वेटिंग होती है. तो स्वेटिंग क्या होती है, वो स्वेट ड्रॉप्स, वाटर ड्रॉप, स्वेट वाटर ही होता है, उसमें ऐसे हमारी स्किन पे आ जाता है. हमारी स्किन पे बारी बारी पोर्स होते हैं, उसमें से वो स्वेट ड्रॉप्स, जो वाटर ड्रॉप्स हैं, वो आ जाते हैं. जब वो एवोपोरेट होते हैं तो क्या होता है, वो हमारी स्किन में से और सराउंडिंग में से हीट एब्जॉर्ब करते हैं और फिर एवोपोरेट होते हैं. तो हमारी स्किन में से जब वो हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो हमारी हमारी स्किन
कूल फील करती है, ठंडी हो जाती है। तो दिस इज द वे हम ह्यूमन बींग्स अपनी बॉडी को कूल डाउन कर पाते हैं। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है। इसके अलावा और क्या एग्जाम्पल है? समर सीजन में वी शुड वेयर कॉटन क्लोथ्स, है ना, कॉटन क्लोथ्स पहनने चाहिए। क्यों? बिकॉज कॉटन में बारीक बारीक पोर्स होते हैं जो कि हमारे स्किन को स्किन से जो स्वेट निकलता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उन पोर्स में स्पेस होता है वाटर वेपर्स को, स्वेट को एब्जॉर्ब करने की, तो वो एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है कॉटन क्लोथ्स का। इसीलिए हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं ताकि वो वाटर हमारे स्वेट को एब्जॉर्ब करे और फिर एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आके उसे एवोपरेट कर सके, तो हमारी स्किन को कूल फील होगा। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आपका जो अर्दन पॉट्स होते हैं, जो मटका होता है, उसके अंदर का पानी ठंडा कैसे हो जाता है? बिकॉज वो अर्दन पॉट में भी बारीक बारीक पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, उसमें से वो वाटर निकलता है और वो वाटर जब एवोपरेट होता है तो वो अंदर के वाटर की हीट एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेता है, हीट को कम कर देता है, तो अंदर का जो वाटर है वो कूल डाउन हो जाता है। लाइक दैट नेल पॉलिश रिमूवर एसीटोन, वो जब हमारे स्किन को टच करता है तो हमें बहुत ठंडा सा फील होता है। क्यों? बिकॉज उसका रेट ऑफ एवोपरेशन बहुत हाई है। हम बोलते हैं बॉटल को ओपन मत छोड़ो अदरवाइज वो उड़ जाएगा, मतलब एवोपरेट हो जाएगा, बहुत उसका रेट ऑफ एवोपरेशन बहुत फास्ट होता है। तो जब वो हमारे स्किन में गिरता है तो फटाफट एवोपरेट होता है, तो इंस्टेंटली हमारे स्किन को कूल फील होता है, क्योंकि वो हमारे स्किन से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके हमारे स्किन को कूल कर देता है। तो दीज आर द सम एग्जाम्पल। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल हैं एवोपोरेशन कॉजेस कूलिंग के, जिसमें आप कूलिंग इफेक्ट देख सकते हैं एवोपोरेशन का। सो दिस इज हाउ एवोपोरेशन कॉजेस कूलिंग। ओके, एक चीज़ है जैसे कि लाइक एक वाटर बॉटल हमने फ्रिज में से निकाली, फ्रिज में एक चिल्ड वाटर बॉटल रखी थी, एकदम ठंडा ठंडा पानी रखा था। उस वाटर बॉटल को अगर हमने बाहर निकाल लिया तो क्या होता है, बाहर हम उसे ऐसे ही थोड़ी देर रख दें, अंदर तो बहुत चिल्ड पानी भरा हुआ है जी, क्योंकि फ्रिज से निकाला हुआ है। उसको हम बाहर रखते हैं तो उसके बाहर ऐसे छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। वो कहाँ से आते हैं? क्या ये एवोपोरेशन का प्रोसेस है? इसमें ये वाटर कहाँ से आया? ये प्लास्टिक बॉटल है, अंदर का पानी बाहर तो नहीं आएगा, जैसे अर्दन पॉट्स में होता है। अर्दन पॉट्स में पोर्स होते हैं, अंदर का पानी बाहर आता है और वो एवोपरेट होता है। लेकिन ये प्लास्टिक बॉटल है, इसमें अंदर का पानी तो बाहर नहीं आएगा। ये जो वाटर ड्रॉप्स हैं ये बाहर एनवायरनमेंट में जो ह्यूमिडिटी थी, एनवायरनमेंट में जो वाटर ड्रॉपलेट्स थे, वो जब इसके कांटेक्ट में आते हैं, ये बॉटल बहुत ठंडी होने की वजह से ये बॉटल उनकी हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है और वो अपनी एनर्जी लूज कर देते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, तो वो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो ह्यूमिडिटी की गैस है, वाटर वेपर है, वो वाटर में कन्वर्ट हो गई, मतलब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई और इस सरफेस पे जम गई। दैट मीन्स दिस इज नॉट एवोपोरेशन, दिस इज व्हाट? दिस इज कंडेंसेशन, क्योंकि गैस लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है। दिस इज कंडेंसेशन। सो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. If you have any doubt, please write me. Thank you kids. Bye bye.